studying urban policy and governance in first year at TIS. He is also the son of renowned poet and writer Bashir Badr. He will interview Kaisar Khalid sir on his journey to the world of poetry and governance. So watch as हम यहाँ पे जमा हैं कैसर खालिद साहब से बात करने के लिए। कैसर खालिद साहब ना कि सिर्फ एक मजबूत पुलिस ऑफिसर हैं बल्कि एक बेहतरीन शायर हैं, और आज हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम कैसर खालिद साहब से उनके अशार सुने, चाहे शेर हो, चाहे नज़्म हो, चाहे नगमा हो, और उसी टोन में हम आज की ये गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। और अगर आपको कभी ऐसा लगे कि हमने बहुत देर तक शायरी के बारे में बात नहीं करी, तो आपको ये पूरी आज़ादी है कि आप बीच में रोक के हमें बोलें कि एक शेर हो जाए। सर, वेलकम टू टिस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। आपके बारे में जितना मैंने जाना, मैं इस बात ये कहने की आज़ादी मांग रहा हूँ आपसे कि मैं कहूँ कि आप मोहब्बत के शायर हैं, और मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा कि क्या ये कहना जायज़ है। और इसी बात पे मैं एक शेर से शुरू करता हूँ जो कि बशीर बट साहब का शेर है कि मोहब्बत एक खुशबू है हमेशा साथ चलती है, मोहब्बत एक खुशबू है हमेशा साथ चलती है, कोई इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं रहता। बहुत अच्छी आपने शुरुआत इतनी अच्छी कर दी है। मेरे पसंदीदा शायर भी हैं बशीर बद्र साहब। मैं बहुत बार उनका कलाम सुनता हूँ और बहुत बार रश्क भी होता है मुझे। हसद जो है ज़रा निगेटिव है, रश्क मतलब होता है कोई आदमी बहुत एक्सॉल्टेड पोजीशन पे पहुँच जाए लाइफ में, तो आप ये समझते हैं कि यार मैंने भी पहुँचना चाहिए। तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि इतनी आसानी से इतने कॉम्प्लिकेटेड जज्बे को उन्होंने कैसे बयान कर दिया। तो बहुत सारे अशार हैं बशीर साहब के, तो वो हम बीच में आएंगे। अब ये है कि ये टिस जो है ना, ये शायद ये आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ नया नहीं हूँ। अब मेरा ऐसा ताल्लुक़ बहुत अलग अलग ढंग से हुआ है, कुछ अच्छे वक्तों में भी हुआ है और कुछ बहुत अच्छे वक्तों में नहीं भी हुआ है। आप में से जो लोग थोड़े सीनियर होंगे उनको मालूम होगा कि एक वक्त आप लोगों ने एक धरना उधर देवनार में जो है चिल्ड्रन शेल्टर होम के सामने दिया हुआ था। प्रोफेसर परशुरामन आपके डीन हुआ करते थे यहाँ पे। उसमें जो है बीएमसी ने स्टूडेंट पे केस दाखिल करवा दिया। अब वहाँ पे कुछ लोगों की झोपड़ियाँ तोड़ी जा रही थी, तो एक्टिविज़्म भी जो एक हद से जब आगे चली जाती है तो उसमें यह प्रॉब्लम आता है। तो बड़ी मुश्किल से उस झगड़े को मैंने सॉल्व किया था, क्योंकि हमारे सामने आपका फ्यूचर भी रहता है, आपका करियर भी रहता है, आपके आइडियलिज़म भी रहती है। और मैं समझता हूँ कि इंसान अगर आइडियलिज़म से खाली हो तो फिर उसके अंदर कुछ नहीं बचता है, वो फिर एक राख का ढेर है। और मैंने यहाँ कई क्लासेस लिए हैं, कई लेक्चर्स लिए हैं। एक पीएचडी के वो एडवाइजरी कमेटी में भी मैं था यहाँ पे। यहाँ से जब बात बढ़ी तो मैं तुरजापुर तक भी गया हूँ, वहाँ पे भी कुछ क्लासेस मैंने लिया हुआ है। तो बुनियादी तौर से मेरा पैगाम मोहब्बत का है। जैसा कि जिगर साहब ने कहा था कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, जो उनका है काम वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। मैं ये समझता हूँ कि मोहब्बत इंसान की कोर कॉम्पिटेंस है। अब जरा मैनेजमेंट के लोग हैं आप लोग, तो मैं कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करता हूँ। आपके दिल में जो फितरी जज्बा है, जो नेचुरल फीलिंग है, वो मोहब्बत की है। आप नफ़रत आसानी से नहीं करते हैं, उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग वजह चाहिए। लेकिन आप छोटे से बच्चे को देखिए, आप मार्केट में जाते हैं, एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा आपको नज़र आता है, आप कभी नाम पूछते उसका, उसके माँ बाप का नाम पूछते, उसका मज़हब पूछते हैं? नहीं, आप उसको प्यार करते हैं, स्माइल देते हैं उसको, बस चले तो थोड़ा सा गाल भी छू के आ जाएंगे आप। तो बुनियादी तौर से मोहब्बत जो है, लव जो है, वो कोर वैल्यू है इंसानियत की। और मैं समझता हूँ कि हर दौर में इसको बड़े चैलेंजेस दरपेश रहे। अब एक ज़माने में, हिस्टोरिकल ज़माने में लैला मजनू को दरपेश था, आज के ज़माने में दूसरी चीज़ें दरपेश हैं। यही मोहब्बत जब एक्टिविज़म में बदलती है तो एक आइडियल फॉर्म करती है। फिर वो आइडियल फैज़ का हो, वो आइडियल जोश का हो, वो आइडियल किसी और शायर का हो,
दुनिया में बड़े बड़े शायर हुए, उनके बड़े बड़े डिफरेंट आइडियल्स रहे। तो इंसानियत एक बड़ा आइडियल है, आज़ादी एक बड़ा आइडियल है, इक्वालिटी एक बड़ा आइडियल है। तो ये मोहब्बत से निकले हुए जज्बे हैं। तो मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि बुनियादी तौर से मैं मोहब्बतों का शायर हूँ, लेकिन मेरी मोहब्बतें अलग अलग ढंग से रिफ्लेक्ट होती हैं। आप ही का शेर सुनाने की इजाज़त चाहता हूँ कि ये क्या मोहब्बतों के अवज़ ही मोहब्बतें, ये क्या मोहब्बतों के अवज़ ही मोहब्बतें, बदले में नफ़रतों के भी हम दें तो प्यार दें। तो बल्कि इसमें एक शेर मुझे अभी अपना याद आ गया कि ज़्यादा रास ना आई किसी को खुदगर्जी सेल्फिशनेस, तो ज़्यादा रास ना आई किसी को खुदगर्जी, मोहब्बतें भी मोहब्बत के कारोबार में रख। तो बुनियादी तौर से मोहब्बतों का सफ़र है जो चल रहा है। तो वो भी उसी ज़मन का शेर है कि भाई ये क्या है कि नफ़रत के एवज़ में नफ़रत, वो गाली दे रहा तो हम भी गाली दें, वो पत्थर फेंक रहा तो हम भी पत्थर फेंकें। नहीं, हम उसका भी जवाब प्यार से ही देंगे। सर, इस कंक्लूजन पे, इस मुकाम पे जब आप पहुँचे हैं कि नफ़रतों के बदले भी मोहब्बत ही है जो कि कारगर साबित होती है, तो ये जो जर्नी आपकी शुरू हुई, मैं इस पे आपसे कई सवाल पूछूंगा, लेकिन सबसे पहला सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने पहला शेर कौन सा कहा और किस उम्र में कहा? भाई ये दावा तो बहुत लोग करते कि 7 साल में, 6 साल में, 5 साल में उन्होंने शेर कह दिया। मेरी कहानी कुछ अलग है। मैं एक मीटिंग में बैठा था और बहुत बोर हो रहा था। नहीं, आप जब जूनियर होते हैं आपको ज़्यादा काम नहीं होता, लेकिन आपको बहुत सारी स्पीचेस सुननी पड़ती हैं। तो कागज़ जो पैड मिलता है, कलम भी मिलता है मीटिंग में, तो उसी पे मैं कुछ लिखना शुरू करने लगा। तो मैंने देखा कि भाई कुछ अशार अब आज से आप आते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। तो ये सफ़र कुछ 7-8 साल पहले का होगा या 10 साल होंगे। तो देखिए, शेर जो है ना, पोइट्री, चूँकि यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको पोइट्री का शौक़ है। जॉन एलिया ने कहा था कि बहुत सारे वो लोग जिन्हें पढ़ना चाहिए था लिख रहे हैं। तो बहुत सारे वो लोग जिन्हें पढ़ना चाहिए था लिख रहे हैं। ये इसको मैंने बड़ा सीरियसली लिया हुआ है, क्योंकि लिखने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी है। लिखाई क्या चीज़ है? अब जब बशीर बद्र साहब का है, उनका शेर आप सुनोगे तो आप कह दोगे बशीर साहब का ही शेर है। क्यों? क्योंकि उस पर उनकी छाप है। दैट स्टाम्प इज़ देयर। वो स्टाम्प कैसे आया है? जितना आसान शेर कहा जाएगा उसके लिए उतनी मुश्किल ज़मीन आदमी तय करके आएगा, उतना मुश्किल सफ़र करके आएगा। मीर ने एक बार कहा था कि जब शेर कहना नहीं आता था तो 100 शेर होते थे, अब एक शेर भी अमीर मुश्किल से होता है। तो जितना आपको अच्छा कहना है उसके लिए उतनी चीज़ों को रद्द करना पड़ेगा, उतनी चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा। तो धीरे धीरे करके मैंने रियलाइज़ किया कि वो आपने देखा ना ज्वालामुखी, वो क्या होता है, अंदर ही अंदर खौलता रहता है। एक वक्त ऐसा आता है उसका प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो फट जाता है और निकल जाता है। तो बस वो उस दिन हो गया, लेकिन बहरहाल वो कीड़ा जिसको आप कहते हैं ना, वो कीड़ा तो ज़माने से था। बहुत खूब। तो इसी पे मैं, आपने कहा कि आपको शायर का स्टाइल समझ में आ जाता है उनके शेर से, तो मैं एक शेर पेश करना चाहूँगा कि कोई फूल धूप की पत्तियों में हरे रिबन से बंधा हुआ, कोई फूल धूप की पत्तियों में हरे रिबन से बंधा हुआ, वो गज़ल का लहजा नया नया, न कहा हुआ न सुना हुआ। ये तो बशीर साहब का जो है ना, ये बल्कि उन्होंने क्या है, वो उनकी इजारादारी जिसको हम कहते हैं ना, कि उनका इतना कंट्रोल था इस बहर पे कि उनकी बेशतर बहुत अच्छी जो गज़लें हैं वो इसी बहर में हैं। जी हाँ, बिल्कुल। कोई ख़ास वाक़या, जैसे कि मैं आपको बशीर साहब का एक एग्जांपल दे देता हूँ कि जब वो छोटे थे तो उन्होंने अपने अब्बा को एक दिन शेर सुना दिया कि तेरे इश्क में मैं मरा जा रहा हूँ, हवा चल रही है उड़ा जा रहा हूँ। तो उनके अब्बा ने ये कहना चाहिए कि इसे अच्छे से नहीं लिया और उन्होंने कहा कि तुम्हारी उम्र नहीं है इश्क करने की, लेकिन उसके बाद ये इश्क कभी कम नहीं हुआ। तो ऐसा कोई वाक़या
जो कि आपको शायरी की तरफ ले गया? यार देखो, अपनी बेइज्जती के वाकई लोग बयान नहीं करते पब्लिक में। ये है कि पढ़ने का जो शौक़ था ना मुझे, तो उस वजह से क्या होता था, घर में जो भी मैगज़ीन किताबें मिल जाती थी वो सारा का सारा पढ़ डालता था। तो उसमें फिल्मी मैगज़ीन भी आती थी, बड़े बुजुर्ग लेकर आते थे। अब जिनको उर्दू थोड़ी बहुत जानते हैं, शम्मा करके एक बड़ी पुरानी मैगज़ीन हुआ करती थी, फिर रूबी आती थी। तो मुझे उस ज़माने में तस्वीरें काटने का भी बड़ा शौक़ हुआ करता था। ये फिल्म वालों की तस्वीरें अभी भी आप लगाते होंगे, लड़के तो ज़्यादातर हीरोइन की लगाते हैं, हम सब की लगाते थे। तो अब उन्होंने मैगज़ीन ला के रखा है, आपने उसमें से दिलीप कुमार या अमिताभ बच्चन की तस्वीर काट के चश्मा कर दी दीवार पे, तो पिछला वाला जो पेज है वो भी गया, बर्बाद हो गया। और जब आपके रूम में आके बुजुर्ग देख रहे हैं कि आप जो है फिल्म वालों की तस्वीरें वहाँ लगा रहे हैं, तो फिर आपकी जो खिदमत वो करेंगे, आप उसका अंदाज़ा कर सकते हैं। और मैं ये 80s की बात कर रहा हूँ, अब तो खैर लिबरल हो गया थोड़ा सा। तो एक तो ये हो गया, फिर उस चक्कर में बहुत सारी और मैगज़ीन्स मिली जो हमें नहीं पढ़नी चाहिए थी उस उम्र में। तो क्या हो जाता है कि इट फायर्स योर इमेजिनेशन। ये बदकिस्मती क्या होती है कि फिर आप सोचने लगते हैं कि ये क्या है, दुनिया क्या है, कैसे जा रही है। अब बहुत पहले 8वीं वगैरह में इब्न सफ़ी एक उर्दू के बड़े मशहूर जासूसी नावल निगार हुए, जासूसी, जैसे आप कुछ इंग्लिश में देखते हैं, उर्दू के सबसे मशहूर जो है सस्पेंस वाले जो नावल लिखते थे, डिटेक्टिव नॉवेल्स, वो इब्न सफ़ी लिखा करते थे। अब इब्न सफ़ी की कहानियाँ कहीं यूरोप में, कहीं साउथ अफ्रीका में, कहीं तंजानिया में यहाँ घूम रही हैं। अब एक 8 साल का गांव का बच्चा जिसने कभी तंजानिया देखा नहीं है, सिर्फ नक्शे पे देखा है, अगर वहाँ पे लौंग के बारे में वो बात कर रहा है, उसके बागात के बारे में बात कर रहा है, उस खुशबू के बारे में बात कर रहा है, एक यूरोपियन कल्चर के लोगों के बारे में बात कर रहा है, तो तब तो टीवी नहीं हुआ करता था। तो आप क्या कीजिएगा, आप इमेजिन कीजिएगा उसको, आप मेंटली वहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाइएगा। फिर आप अपने आप को ऐसा महसूस कीजिएगा, मैं विटनेस हूँ, मैं इन चीज़ों को देख रहा हूँ। तो ये इमेजिनेशन जो है उसमें आता जाता गया, बहुत सारी चीज़ें आती गई। तो धीरे धीरे करके, अच्छा फिर मुझे ज़रा शौक़ उसका भी था, वो जिन कैसे काबू किया जाता है, हमजाद कैसे काबू किया जाता है। आई होप कि आप में से किसी ने काबू नहीं किया होगा, है ना। वो लड़की कैसे काबू किया, तो उसमें नहीं था। ये चीज़ें थी, मैंने स्पिरिचुअल और सेमी स्पिरिचुअल काइंड ऑफ थिंग, तो बहुत सारा वो भी पढ़ लिया। तो पढ़ते पढ़ाते ना वो क्या हो जाता है कि फिर आपका जहन घूमने लगता है, तो एक दीवानगी सी कैफियत आपके अंदर आ जाती है। तो यू वांट टू राइट, यू वांट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, और वो एक्सप्रेशन बहुत मुश्किल होता है। पत्थर जल्दी टूटता नहीं है, वो पिघलता है। तो वो पिघलते पिघलते काफ़ी वक्त लग गया, बट उस सिलसिले से क्या हो गया कि यू रियलाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द वर्ल्ड। तो जैसा मैंने ही एक जगह पे लिखा है कि नाजुक है ये रास्ता, इस पे न चल, नाजुक है ये रास्ता, इस पे न चल, ए इश्क संभल, ए शौक बदल। बहुत खूब, बहुत खूब। तो अब हमारी पोएटिक जर्नी जो है उसमें आप शायरी करना शुरू कर चुके हैं, तो अभी इस मुकाम पे आपके पसंदीदा शायर कौन थे? गालिब ने कहा था कि चलता हूँ थोड़ी देर हर एक तेज़ रौ के साथ, चलता हूँ थोड़ी देर हर एक तेज़ रौ के साथ, पहचानता नहीं हूँ अभी राहबर को मैं। बहुत खूब। तो जो भी तेज़ी से चल रहा है मैं उसके पीछे पीछे थोड़ी देर चलता हूँ, मैं समझता हूँ यही लीडर है, यही मुझे अपनी मंजिल तक पहुँचा देगा। तो इल्म का सफ़र जो होता है ना, नॉलेज का जो जर्नी है, उसमें पसंदीदा लोग होते हैं लेकिन कोई लीडर नहीं होता है, क्योंकि हर आदमी की अपनी एक थॉट प्रोसेस होती है। अब जब आप क्लासिकल पढ़िएगा, मीर से लेकर सौदा से लेकर मीर हसन से लेकर अनीस, दबीर, गालिब, फैज़, फ़राक, जोश, इरफान सिद्दीकी, बशीर बद्र साहब, उसी ढंग से अक्रॉस द बॉर्डर बहुत सारे पोइट्स हैं। अब जहाँ तक मुझे ध्यान है, एक शायर ने यूँ भी लिखा था कि करूँगा क्या जो इश्क में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। तो गुलाम मोहम्मद कासिर साहब, तो फराज साहब, मतलब मैं समझता हूँ कि दुनिया के हर लिटरेचर में ना कुछ ऐसी हस्तियाँ हुई हैं जिनको पढ़ने से आपको हमेशा एक नई चीज़ मालूम होगी। उनका टेक रियलिटी पे किया है,
उनका टेक उस दौर के सिचुएशन पे क्या है वो पता चलता है। और अच्छा लिटरेचर जो है वो आदमी को हमेशा अट्रैक्ट करता है। तो मेरे बहुत सारे ऐसे, मैं जिनका मद्दाह हूँ, ऐसे बहुत सारे शोरा हैं, अदीब हैं। शेक्सपियर को पढ़िए, आज भी शेक्सपियर की रेलेवेंस कम नहीं हुई है। जिस लहजे में वो बात करता है, जिस समाजी सच्चाई को आपके सामने पेश करता है, जिस ढंग से वो इंसान के अंदर घुसकर हर एक चीज़ को आयां करता है, वाजे करता है, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़े आलिम, फिलोसफर और समझदार आदमी का काम है। सो बहुत सारे लोग हुए, चूँकि चंद नाम तो मैंने यूं ही ले लिए, जिनका नाम मैं नहीं भी ले सका हूँ, मैं उनका भी मद्दाह हूँ, क्योंकि दो चीज़ें उसे समझ में आती हैं। एक, अगर वो अच्छा लिखता है तो ये मालूम होता है क्या लिखना चाहिए, अगर वो अच्छा नहीं लिखता है तो ये मालूम होता है क्या नहीं लिखना चाहिए। बहुत खूब। हम में से बहुत से लोग अपनी डायरी में एक शेर ज़रूर ऐसा है जो लिख के रखते हैं, जिसको बार बार पलट के देखते हैं। क्या आपके पास ऐसी कोई डायरी है और कोई ऐसा शेर है? दौर तो डायरी का ख़त्म हो गया, लेकिन बहुत सारी यादें दिल के नहाखाने में, दिल में छुपी हुई हैं। और ये समझिए कि मैं अशार के बारे में ये समझता हूँ। मैं एक वाक़या सुनाता हूँ आपको। मैं जब एक डायरी पूरी लिख चुका और एक मुशायरे में अपना कुछ कलाम पेश करने के बाद आकर बैठा, तो एक शायर थे सीनियर, वो मुझे कहने लगे, भाई मैं कुछ मशवरा दूँ? मैंने कहा बताइए। तो उन्होंने कहा, ये शेर अगर आप यूँ कह देते ना तो और अच्छा हो जाता। मैंने गौर किया तो मुझे उनकी बात माकूल लगी। तो मैंने उनको पूछा, तुम कहाँ ठहरे हो भाई? दो किसी गेस्ट हाउस में इधर नागपाड़ा में ठहरे हुए थे। मुशायरा ख़त्म हुआ, मैंने उनको अपनी गाड़ी में बैठाया, उनके गेस्ट हाउस में गया, उनका सामान पैक कराया वहाँ से, और साथ में लेकर अपने घर पे चला गया। अब होता क्या है कि जब ये लगता है कि अपने अंदर कोई कमज़ोरी या कमी है तो उसको दूर कैसे करें। तो उस वक्त मैं अकेला ही था, घर पे कोई था नहीं। सुबह 4-4 बजे तक अपना कलाम उनको दिखाता रहा, बड़ी सब्र के साथ, पेशेंस के साथ उन्होंने उसको पढ़ा, कुछ सुना भी। कहने लगे, एक मशवरा दूं? हमने कहा जी बताइए। उन्होंने कहा कि ऐसा कीजिए कि जो आपने लिखा है इसको काट दीजिए और फिर से लिखिए। तो मैंने उनकी तरफ देखा कि हो सकता है कि नींद का गलबा हो, सुबह 4 बज रहा है, खाना वाना शायद मैंने ठीक से खिलाया नहीं खिलाया। लेकिन मैंने फिर उनको पूछा कि ऐसा आप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसके रीज़न, कॉज में जाना ज़रूरी था। तो कहने लगे कि देखिए आपके अंदर सलाहियत है, यू हैव द कैपेबिलिटी, लेकिन आप जितनी मेहनत करेंगे आपका फ़न उतना निखरेगा। तो वो सलाहियत होना और फिर उसको ढालना लफ्ज़ों में, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो मैंने उस डायरी को आज भी वहीं रखा हुआ है, उसको पूरा काट दिया और फिर से लिखना शुरू किया। तो धीरे धीरे करके, जैसे आप समझ लीजिए कि जैसे डायमंड माइनिंग आप कैसे करते हैं, एक पत्थर आप निकाल लेते हैं, उसके अंदर डायमंड है, कुछ चमक भी होगी उसके अंदर, लेकिन जब आप उसको कट कीजिएगा ना, तराशिएगा, तो उसकी चमक बढ़ेगी, तब वो असल में डायमंड बनेगा, तब वो बिकेगा मार्केट में। तो पोइट्री भी वही है कि पोइट्री में आप अपने आप को जितना क्रिटिसाइज़ कीजिएगा, जितने अशार को रद्द कीजिएगा और जितना उस पर जितनी कोशिश कीजिएगा, वो उतना हुनर जो है चमकेगा, बेहतर हो जाएगा। तो यही कोशिश है। तो अब बल्कि बशीर बद्र साहब, उन्होंने खुद कहा था कि हज़ारों शेर मेरे क्या सो गए कागज़ की कब्रों में, हज़ारों शेर मेरे सो गए कागज़ की कब्रों में, अजब माँ हूँ कोई बच्चा मेरा जिंदा नहीं रहता। यही है, यही वो कैफियत है कि उन्होंने भी यही काम किया है कि इतने को काटा है कि चूँकि जब मैं मार्केट में लेके आऊँगा ना, लॉन्च करूँगा उसको, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट कैसे बिकेगा? ये प्रोडक्ट तभी बिकेगा जब लोग समझेंगे कि इसमें कुछ यूनिकनेस है, कुछ अच्छा है, ये हमारे लिए बेहतर है। तो इसीलिए हर शायर को ये काम करना पड़ता है, और जो नहीं करते वो ना अपनी ज़िंदगी में पढ़े जाते हैं, सुनने की बात नहीं कर रहा हूँ, पढ़े नहीं जाते, ना मौत के बाद पढ़े जाएंगे। सवार नोक पलक अबरुओं में खम कर दे। तो ये एक इमेज है जिसमें आदमी अपनी या औरत अपनी भवें बना रही है, और तो अबरू यानी आईब्रोज, मैं सही कह रहा हूँ? जी बिल्कुल, आईब्रोज। तो सवार नोक पलक अबरुओं में खम कर दे, मेरे गिरे पड़े लफ्ज़ों को मोहतरम कर दे। तो
यही मेरे ख्याल से खालिद साहब कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो स्किल है वो आसानी से नहीं आती। अब मुझे जिस कॉन्वर्सेशन में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है वो है कि आप इतने सारे शौरा को पढ़ने के बाद, अपनी स्किल पे काम करने के बाद, जब आप खुद लिखना शुरू किया आपने और अभी तक जब लिख रहे हैं, तो आप किस चीज़ को अपनी शायरी, अपनी पोइट्री की फ़िलॉसफी कहेंगे? और ऐसे क्या सब्जेक्ट्स हैं जिस पे आप बहुत महसूस करते हैं जब आप लिखते हैं? ये मैंने अपनी किताब में भी लिखा है कि मैं क्यों लिखता हूँ। ऑब्वियसली लोग सवाल करते हैं, वो दूसरे वजह से करते हैं, आप क्यों लिखते हैं, ये क्यों है कि आप इसको अवॉइड क्यों नहीं करते मैं जब कहता मैं क्यों लिखता हूँ तो मैं उसकी वजह तलाशता हूँ। लिखने का जो अमल है ना, जिसको कहते हैं कि ब्रूडिंग सोल होता है, अपने हर आदमी के अंदर एक ऐसा ज़मीर है, एक ऐसी अना है, एक ऐसी सेंसिटिविटी है जो चीज़ों पे गौर करती है, मेरे आसपास में क्या हो रहा है। आप बहुत एक सिंपल मिसाल ले लीजिए उसकी, कि आप किसी के साथ गए और उसने आपका दिल तोड़ दिया, कोई गुफ्तगू कर रहे थे, तो कई बार हम इसको कैसे सोचेंगे? मैं ये भी सोच सकता हूँ कि मुझ में क्या कमी थी कि उसने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया। मैं उस पर इल्ज़ाम भी रख सकता हूँ कि वो नालायक है, वो ऐसा बिहेव करता है। मैं हालात को भी देखूँगा कि मैं किस हाल में गया था, मेरे कपड़े कैसे थे, मेरी शक्ल कैसी थी, मेरे बाल कैसे थे, मैंने अपने आप को कैसे वहाँ पेश किया। तो 100 वजूहात हो सकती हैं। समाज में हिपोक्रेसी शुरू से थी, आज भी है। समाज में इनजस्टिस शुरू से थी, आज भी है। समाज में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आप गौर कीजिएगा तो कभी कभी आप दीवानगी की हालत में चले जाइएगा कि ऐसे ही क्यों कर रहे हैं, उसने ऐसा ही क्यों किया। अब हिटलर पे आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, हिटलर ने 6 लाख लोगों को क्यों मार दिया? हमसे तो मच्छर न मारा जाए। अब सोचेंगे ना, आप में पढ़ते हैं, यू विल क्वेश्चन दिस थिंग, ऐसा क्यों हुआ है? इंसान का इतना बड़ा दुश्मन हो सकता है? ऐसी कौन सी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है जिसकी वजह से हम ऐसा बिहेव करते हैं? तो ह्यूमन बिहेवियर जो है, इसके अनगिनत पहलू हैं। और जब आप इसको सोचिएगा और फिर देखिए आपके रिश्तों में, खुद आपके साथ बहुत सारी चीज़ें होती रहेंगी। आप इम्तिहान में डाले जाएंगे, आप आजमाए जाएंगे, आप अप्स एंड डाउन्स फेस कीजिएगा। कोई आपका अजीज़ डिपार्ट हो जाएगा, किसी की डेथ हो जाएगी, कोई मेम हो सकता है, किसी को कोई तकलीफ़ हो सकती है, कोई भूखा हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें आदमी के जहन को बिल्कुल आप यूँ समझ लीजिए कि उसको एक अनबेरेबल पेन की कैफियत में लाती हैं। अगर आप में से किसी ने शिव कुमार बटालवी को सुना होगा तो उसने एक बड़ी अच्छी बात एक बार कही है, उसका BBC का इंटरव्यू में कोट कर रहा हूँ यहाँ पर, कि हर जो इंटेलेक्चुअल है ना, वो एक स्लो डेथ के प्रोसेस में है। मैंने कई बार उस सेंटेंस पर गौर किया है कि हर इंटेलेक्चुअल, हर समझदार आदमी, हर सेंसिबल आदमी एक स्लो डेथ के प्रोसेस में क्यों है? क्योंकि वो देखता है कि ये होना चाहिए और वो ये देखता है कि ये है। तो है और होने पे जो फ़र्क है, जो गैप है, वो उसको इरिटेट करता है, वो उसको एजिटेट करता है, वो उसको परेशान किए रहता है। यही परेशानी लिटरेचर का बुनियादी सबब है। यही परेशानी हर आर्ट को क्रिएट करती है। जो हम देखना चाहते हैं और जो हम हैं, इसके बीच का गैप, इसके बीच का डिफरेंस। सर, तो आपने फिर इसी, क्योंकि आपने ये डिफरेंस की बात करी कि हम क्या देखते हैं और क्या है, तो मैंने नोटिस किया कि आपने ह्यूमनिज्म के आइडिया पे बहुत फोकस किया कि कम से कम बेसिक चीज़ें जो आदमी कर सकता है, जिसमें उसको बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करने की, कुर्बानी देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने इनिशिएटिव लिया कि कल्चर बनाया जाए कि एम्बुलेंसेस को जगह दी जाए। इंडिया में ये बहुत होता है कि एम्बुलेंस सायरन बजाती रहती है और लोग हटते नहीं हैं, बल्कि और ओवरटेक करते हैं। तो ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो कि कल्चर में डाली जा सकती हैं। और सर, तो इन चीज़ों पे मैं आपसे और सुनना चाहूँगा। देखिए, कल्चर की बुनियाद वैल्यू सिस्टम पे होती है, और उस वैल्यू सिस्टम में क्या है और क्या होना चाहिए, उसके बीच का जो गैप है उसको हम कहते हैं हिपोक्रेसी। अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में इसका जो लेवल है बहुत ज़्यादा है।
हम जो वेस्टर्न सोसाइटीज़ को जब कभी देखते हैं तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वहाँ की हिपोक्रेसी बहुत कम है। वहाँ पे मैं अब छोटे एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे साथ हुआ। मैं एक बार कैनबरा गया हुआ था एक ट्रेनिंग में, तो हम जाड़ों के ज़माने में गए थे, यहाँ की गर्मी वहाँ के जाड़े। टेम्परेचर काफ़ी कम था। एक लेडी अपने 2 बच्चों के साथ एक स्विमिंग पूल में उनको स्विमिंग सिखा के निकली। हमें मार्केट जाना था, रास्ता मालूम नहीं था, तो हमने उनको पूछा एक्सक्यूज़ मी करके कि यहाँ से हम मार्केट कैसे जाएंगे। 2 बच्चे होंगे, इस 5-6 साल के होंगे। हम गुफ्तगू कर रहे थे, दोनों बच्चे बैठ गए, ज़मीन पे बैठ गए। जब तक वो गुफ्तगू होते हुए वो बैठे रहे, फिर जब हम निकल गए वो खड़े हुए और साथ में गए वहाँ के, या जो भी उनकी होगी वो एक वैल्यू सिस्टम है। हमारा बच्चा अगर हम किसी से बात करें, हमारे कुर्ते का दामन अगर ना तार कर दे और रो करके लोड करके ज़मीन पे उसी जगह पे हमको ना एम्बेरस करे, तो आप मुझे मेरा नाम बदलिए। तो ये होता है प्रॉब्लम, ये यहाँ से स्टार्ट होता है और ये हिपोक्रेसी बहुत आगे लेवल तक जाती है। तो उस वजह से क्या होता है कि जो आपका बुनियादी सवाल था कि जो कल्चर और वैल्यू सिस्टम हम बचपन से सीखते और सिखाते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करता है। वो हमारा सोशल बिहेवियर भी है। आज हम देखिए कि चूँकि आप तो स्टूडेंट हैं, 2 किस्म के वैल्यूज़ होते हैं। एक एस्क्रिप्टिव वैल्यू आप पढ़े होंगे और एक अचीवमेंट वैल्यू होता है। एस्क्रिप्टिव वैल्यू ये है जो कि आपको ख़ानदान कौन सा, आप कहाँ पैदा हुए, एक्सीडेंटल जो चीज़ें हैं जिसको आप चूज़ नहीं करते, ना आप अपने माँ बाप को चूज़ करते हैं, ना आप अपने ख़ानदान को चूज़ करते हैं, ना कितनी प्रॉपर्टी आप इनहेरिट कर रहे हैं उसको चूज़ करते हैं। और अचीवमेंट वैल्यू वो होती है जो आप अपनी मेहनत से हासिल करते हैं। तो जिस सोसाइटी में एस्क्रिप्टिव वैल्यू बहुत स्ट्रॉन्ग हो और अचीवमेंट वैल्यू उसके मुकाबले में कमज़ोर हो, वहाँ हिपोक्रेसी बहुत ज़्यादा होगी। वेस्ट में अचीवमेंट वैल्यू पे सारा का सारा एम्फेसिस है, इसीलिए ओबामा यूएस का प्रेसिडेंट बन सकता है और कोई ये क्वेश्चन नहीं करेगा कि क्यों एक ब्लैक यूएस का प्रेसिडेंट बना है। लेकिन हमारे यहाँ सबसे पहले देखा जाएगा कि हम कौन से ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे अंदर कौन कौन सी कमज़ोरियाँ हैं, हमारी ज़ात क्या है, हमारे रिलीजन क्या है, हमारी और चीज़ें क्या हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमारे कल्चर में इस ढंग से समा गई हैं अनफॉर्चुनेटली कि वो हमको इंडिपेंडेंट थिंकिंग के से अलग कर देती हैं, वो महसूस नहीं करने देती। मैं पोइट्री में इन सब चीज़ों से बगावत करता हूँ और अक्सर मैं कहता हूँ, जैसे मेरा एक शेर है, अभी ये एजिटेशन चल रहे थे, किसी ने पूरी गज़ल कोट की है उसमें, फेसबुक पे मैंने पढ़ा कि क्या अहद नौ में अपनी पहचान देखता हूँ। अहद नौ न्यू एज, क्या अहद नौ में अपनी पहचान देखता हूँ, अक्सर बशक्ल इंसान की शक्ल में, अक्सर बशक्ल इंसान हैवान देखता हूँ, सारे एनिमल्स देख रहा हूँ। ख्वाबों को जुस्तजू को रखना अभी सफ़र में, तुम्हारे ड्रीम्स तुम्हारे एफर्ट्स करते रहना, ख्वाबों को जुस्तजू को रखना अभी सफ़र में, कुछ दूर चल के राहें आसान देखता हूँ। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब सर। तो मैं तो यही गुजारिश करूँगा कि आप की गज़ल या नज़्म जो आपको पसंद है आप प्लीज़ सुना दीजिए, क्योंकि ये 2 शेर सुन के मेरे ख्याल से अब सब यही उम्मीद कर रहे हैं। देखिए, चूँकि आप टिस में हैं तो मैं एक दुआया गज़ल के चंद अशार पहले सुनाता हूँ। ये अभी मैं आते वक्त बल्कि हमारे अजीज़ हमारे साथ आए हैं जुनैद, उनको सुना रहा था। ये जो सोसाइटी हमारी है और इसमें जो सारी चीज़ें हो रही हैं, इसके लिए बड़ा रेलिवेंट है कि हमारे दिल में कौन सी फीलिंग्स आती है, जज्बे कौन से आते हैं। तो अर्ज़ किया है कि कभी बेबसी से निजात दे। इंसान का सबसे बड़ा दुख है बेबसी, हेल्पलेसनेस, अब चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। कभी बेबसी से निजात दे, ये हयात मेरी संवार दे, मेरी ज़िंदगी को संवार दो। कैसे? बेबसी से मुझे दूर करो। कभी बेबसी से निजात दे, ये हयात मेरी संवार दे, हो सुकून क़ल्ब जहाँ आता, मुझे उस ज़मीं पे उतार दे। जहाँ मेरे दिल में सुकून ही सुकून हो, मुझे उस धरती पे उतार दो। तेरी याद तेरा ख्याल हो, मेरे जागते मेरे ख्वाब में। इसमें कोई मुश्किल वर्ड नहीं है। तेरी याद तेरा ख्याल हो, मेरे जागते सपने में भी तुझी को देखूं। तेरी याद तेरा ख्याल हो, मेरे जागते मेरे ख्वाब में, न हो शक्ल और कोई जहां,
मुझे ऐसे लैलो नहार दे, कोई और मेरी हॉबी नहीं हो, मुझे ऐसे दिन रात दे दो। तेरे फैसलों में है बेहतरी, ये हम्द का शेर है गॉड की निस्बत से, कि तेरे फैसलों में है बेहतरी, तेरी हर अता में है मसलहत। जो कुछ भी तू फैसला करता है उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई का पहलू है, और जो कुछ भी तू देता है उसमें कोई ना कोई स्कीम है। तेरे फैसलों में है बेहतरी, तेरी हर अता में है मसलहत, कहीं बेलिबास हूँ हसरतें, सारी की सारी ख्वाहिशें बेलिबास हूँ, नंगी हूँ, कुछ ना हो,